हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज का जो टॉपिक है हमारा रोलिंग है, जो मेटल फॉर्मिंग में आता है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने गेट के लिए अप्लाई कर रखा है, अगर आपने एसएससी जेई के लिए अप्लाई कर रखा है, इवन कि अगर आपने यूपीपीएससी के लिए और इसरो जैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अगर आपने अप्लाई कर रखा है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और इसमें बहुत ही ढेर सारे आज मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इससे पिछले वाले वीडियो को भी अगर आपने देखा या फिर किसी भी वीडियो को अगर हमारे चैनल पर देख रहे हैं और किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही ढेर सारे कंटेंट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये सारा थ्योरी आज हम आप डिस्कस करेंगे आपसे। और आप देखिए कि किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से। और इवन कि ये वाला जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो फ्रिक्शन हिल के बारे में, इवन कि ये आईएएस में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में आईएएस में भी पूछा जा चुका है। थोड़ा ये ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप क्या करना कि अंत तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे शेयर भी कर देना चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं रोलिंग के बारे में वन बाय वन करके। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले वो सारे हम देखेंगे आज। और कोशिश करेंगे कि इस एक सिंगल वीडियो में हम सारा का सारा रोलिंग का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सारा कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम मेटल फॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो मेटल फॉर्मिंग में कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हेडिंग लिखा है 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, फॉर्मिंग की टेक्निक्स हैं, मेटल फॉर्मिंग की टेक्निक है। और उसमें सबसे पहला देखो मैंने डाल रखा है यहाँ पे रोलिंग का, जो कि आज हम रोलिंग देखने वाले हैं। फोर्जिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, देखेंगे वन बाई वन करके देखेंगे। और हर टॉपिक के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे आज हम रोलिंग के बारे में सिर्फ देखेंगे और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जो थ्योरीज हैं, इसमें क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, किस तरीके से होता है, सारा हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही करके फोर्जिंग वाले वीडियो में भी आपको मिलेगा, एक्सट्रूजन वाले वीडियो में भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और इवन की ड्राइंग वाले वीडियो में भी आपको ये सारी चीज़ मिलेंगी। और वन बाय वन करके हम ये जो टॉपिक हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे एक सिंगल सिंगल वीडियो में। ठीक है, सेपरेट वीडियो में करेंगे, एक सिंगल वीडियो बना करके हम इसको टॉपिक को सेपरेट वीडियो में करेंगे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, अच्छे कंटेंट मिल सकें। तो एक बार देख लेते हैं ये जो भी थोड़ा सा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वन बाय वन करके पर रीड कर लेते हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहला देखो रोलिंग है, द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्म मेटल बाय पासिंग इट बिटवीन द रोल्स। ठीक है, रोलिंग के बारे में आपको पता होगा। दो रोल के बीच में क्या करते हैं, दो रोल के बीच में कोई भी मेटल है एक डिफरेंट थिकनेस की होती है, हमें उसको क्या करना होता है, थिकनेस को रिड्यूस करना होता है विड्थ को बिना चेंज किए हुए। मतलब कि हमें विड्थ में कोई चेंज नहीं करना होता है, हमें बस उसकी उसकी थिकनेस चेंज करनी होती है। तो वैसा करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या होते हैं, रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना कि इसमें जो मेटल होता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें लिख रखी हैं। फोर्जिंग में भी देखो वैसे ही है, द वर्क पीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन द टू अपोजिंग डाई सो दैट द डाई शेप आर इम्पार्टेड टू द वर्क। ठीक है, दो डाई के बीच में हम किसी वर्क पीस को डालते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, और जो भी डिजायर्ड शेप चाहिए होता है वो हमें मिलता है। एक्सट्रूजन क्या है, एक्सट्रूजन द वर्क मटेरियल इज फोर्स टू फ्लो थ्रॉट डाई ओपनिंग टेकिंग इट। ठीक है, देखो ये हॉट वर्किंग प्रोसेस है, और जो भी हॉट वर्किंग प्रोसेस है और कितने होते हैं ये सारा हम करके देखेंगे। ठीक है, सिमिलर ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ वायर और बार इज रिड्यूस बाय पुलिंग इट थ्रू। ठीक है, ड्राइंग में क्या होता है, देखो वायर ड्राइंग के बारे में आपको पता होगा कि एक हम मोटे डायमीटर का कोई वायर लेते हैं और उसे रिड्यूस करना होता है हमें एक थिन डायमीटर में। ठीक है, मतलब थिन वायर में हमें रिड्यूस करना होता है। ये अगर आप केवल मैन्युफैक्चरिंग के किसी कंपनी से बिलोंग करते होंगे, या फिर अगर आप कहीं विजिट किए होंगे तो वहाँ पे ये प्रोसेस होता है कि जो कॉपर की वायर होती है वो लार्ज डायमीटर का लेकर आते हैं और उसके बाद से उसको हम रिड्यूस करते हैं। और जैसे जैसे हमें जिस जिस वायर में यूज करना होता है वैसे वैसे हम उसको जो रेडियस है उसमें या फिर डायमीटर में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। वो तो वायर ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ये रहा हल्का से एक ओवरव्यू रहा, और हम स्टार्ट करते हैं अपना रोलिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब देखो रोलिंग से पहले क्या ये हॉट वर्किंग भी होता है और कोल्ड वर्किंग भी होता है। तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे इस चीज़ को, तो इसको जानने के लिए हमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है ये जानना होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या करो, पहले हम ये रिक्रिस्टलाइजेशन
टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन है, द मिनिमम टेम्परेचर at which the complete recrystallization of the cold work metal occurs within a specified period of approximately 1 hour। ठीक है, 1 घंटे की ये बात कर रहा है। चलो ये डेफिनेशन आप इसको देख लेना, इसको रीड कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ओवरव्यू है कि ताकि आपको चीज़ें पता रहे। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखो स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, इफ़ द वर्किंग एबव द आर, देखो जहाँ पे आर एस टेम्परेचर है ना, ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की बुक में आपको ये लिखा हुआ था, इस मैंने डाल दिया इसको। ठीक है, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर का कोई आपने कोई वर्किंग प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस, और अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अगर हमें टेम्परेचर फाइंड करना हो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, तो इसके लिए देखो एक स्पेसिफाइड फार्मूला है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। फॉर प्योर मेटल के लिए जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है कि 0.3। ठीक है, देखो इसको मैं इस तरीके से हम लिख देते हैं 0.3 इंटू मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है उसमें आपको क्या करना है कि 0.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें अप्रॉक्स आपको मिल जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, अगर एलॉय की बात करें तो सिमिलर एलॉय में क्या करना होता है, 0.5 इंटू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ये होगा टेम्परेचर, देखो यहाँ पे केल्विन में होगा, आपको अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो आपका उसको आपको फाइंड करना होगा केल्विन में, आपको उसे कैलकुलेट करना होगा, तो फिर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ लीड एंड टिन इज बिलो द रूम टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा तुम मेमोराइज करना होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ कैडमियम एंड जिंक इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये इनका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पर होता है। किससे किसका, पहला तो होता है देखो लीड का होता है, उसके बाद से टिन का होता है। बेसिकली ये सोल्डर वायर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या बनाने के लिए, इसका हम सोल्डर वायर बनाने के लिए लीड और टिन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलग मतलब कई तरह के होते हैं सोल्डर वायर होते हैं, इसमें किसी में सिर्फ टिन का भी इस्तेमाल करते हैं और किसी में दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक होता है लेड फ्री होता है, एक होता है विदाउट, एक लेड फ्री होता है और एक में क्या होता है लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये इतना याद रखना, जो लेड होता है ये क्या होता है कि थोड़ा ये हैजार्डस है काफ़ी, ये जो ह्यूमन बींग्स के लिए है थोड़ा सा ये हार्मफुल होता है, तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कैडमियम और जिंक की बात करें तो इसका भी जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर ही होता है। और अगर आयरन की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 4500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर स्टील अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्टील के लिए कितना होता है 1000 होता है, ये याद रखना है, और आयरन के लिए कितना होता है 4500 होता है, तो ये याद रखना है आपको, डिग्री सेंटीग्रेड में ये दे रखा है। ठीक है, फाइनर इज द इनिशियल ग्रेन साइज, लोअर विल बी द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, इस स्टेटमेंट में कहने का मतलब ये है कि अगर जो इनिशियल ग्रेन साइज अगर वो फाइन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा वो उसका लोअर होगा। जो हमें करना होता है कि जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उन्हें हमें क्या करना होता है, फाइन करना होता है, बहुत ही फाइनर करना होता है। ये हमारा मतलब कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है इसका जो हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं वो इसका यही पर्पज होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोल्ड वर्किंग। ठीक है, वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे कोल्ड वर्किंग, उसके बाद से हम हॉट वर्किंग का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले कोल्ड वर्किंग का देखते हैं। कोल्ड वर्किंग क्या है, कोल्ड वर्किंग में देखो एडवांटेज, कोल्ड वर्किंग क्या होता है, ये होता है आपका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो वर्किंग टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो वर्किंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा आपका, बिलो होगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के। ठीक है, बिलो हो जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के, उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, कोल्ड वर्किंग का एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है, बेटर एक्यूरेसी, क्लोजल टॉलरेंस। ठीक है, जो अगर हम ये कोल्ड वर्किंग करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, क्या भी किसी मटेरियल के लिए, तो उसमें देखो हमें क्या क्या फाइंड होता है, जो उसकी एक्यूरेसी होगी वो बेटर होगा, जो टॉलरेंस होगा या फिर क्लोजल टॉलरेंस होगा, मतलब कि आप एक परफेक्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सरफेस फिनिश उसका देखो बहुत ही अच्छा होता है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के द्वारा। स्ट्रेंथ हार्डनिंग इंक्रीज कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ हार्डनिंग इंक्रीज होता है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और हार्डनेस भी बढ़ जाती है। ग्रेन फ्लो ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन कैन कॉज द डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन द प्रोडक्ट। जो ग्रेन फ्लो होता है, मे बी इस वाले अगर वीडियो में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ग्रेन फ्लो होता है, कि जब एक डायरेक्शनल ग्रेन फ्लो होता है तो किस तरीके से वो मेटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, मतलब बदल जाती है, उसका किस तरीके होगा। अगर इसमें होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उस स्लाइड को एंटर कर देंगे। नो हीटिंग ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, लेस टोटल एनर्जी। ठीक है, अब नो हीटिंग का मतलब ये होगा कि आपको प्री हीट नहीं करना पड़ेगा किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में देखो यही है कि हीट नहीं करना पड़ेगा, और हॉट वर्किंग में क्या होता है कि हमें हीट करना होता है। ठीक है, मटेरियल को हम पहले क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, हम उसको डिफॉर्म करते हैं, तो वो हॉट वर्किंग में आता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इक्विपमेंट ऑफ हायर फोर्स एंड द पावर रिक्वायर्ड। ठीक है,
मतलब कि अगर आपको कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करना है तो आप जो भी इक्विपमेंट यूज करोगे उसमें मतलब कि हायर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा डिफॉर्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा पावर की भी रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है। सरफेस ऑफ स्टार्टिंग वर्क पीस मस्ट बी फ्री टू स्केल एंड डॉट। जो स्टार्टिंग है, जैसे कि आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो जो वर्क पीस होगा, जो उसका सरफेस होगा, उस पर किसी भी तरीके की कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए और मतलब किसी भी तरीके का कोई रफनेस नहीं होना चाहिए, और सरफेस उसका क्या होना चाहिए कि बेटर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे। डक्टिलिटी एंड स्ट्रेन हार्डनिंग लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिंग दैट कैन बी डन, ठीक है। इन द सम ऑपरेशन मेटल मस्ट बी एनल्ड टू अलाउ द फर्दर डिफॉर्मेशन। एनलिंग भी करनी पड़ जाती है किसी किसी ऑपरेशन में, ये स्टेटमेंट का कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सम मेटल आर सिंपली नॉट डक्टाइल एनफ टू बी कोल्ड वर्क, ठीक। कुछ मेटल ऐसे का जैसे जो कुछ मतलब एनफ डक्टाइल नहीं होता, जैसे ब्रिटल मटेरियल है। अब ब्रिटल मटेरियल पे हम अगर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते हैं तो हो सकता है किसी प्रोसेस में वो ब्रेक आउट हो जाए, तो ये थोड़ा सा इसके लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या, अगर हम किसी भी मेटल में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते हैं तो किस किस तरह की प्रॉपर्टी हमें मिलती है। तो पहला देखो, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हमें मिलेगा। फिर उसके बाद से एलडी स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज हो जाएगा कब, किसमें, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। एल्ड स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज होगी, हार्डनेस इंक्रीज होगा, फटीग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, और रेसिडुअल स्ट्रेस भी इंक्रीज, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये जो जब देख रहे हैं कि जैसे परसेंटेज एलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ एरिया, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंस और कोरिजन और डक्टिलिटी, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये डिक्रीज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी जेई के लिए, इसरो के लिए, ठीक है। इवन कि गेट के लिए भी कर लो, क्योंकि ये कम पूछा हुआ है क्वेश्चन, बट आप एसएससी जेई अगर इसरो की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये वन बाय वन करके एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग में क्या होता है, रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर से एबव वर्किंग टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉट वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। वो किस में आता है, हॉट वर्किंग प्रोसेस में आता है। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर एडवांटेज हैं तो कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक भी होंगे। एडवांटेज क्या है, द पोरोसिटी ऑफ मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड, ठीक है। मतलब कि अगर पोरोसिटी है मेटेरियल में तो वो एलिमिनेट हो जाएगा जब आप उसको हॉट वर्किंग प्रोसेस करोगे तो, ठीक है। ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इज रिफाइंड, मतलब जो ग्रेन स्ट्रक्चर हो जाएगा वो रिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि जब उसे हॉट वर्किंग प्रोसेस करोगे, जब हीट करके कोई प्रोसेस करोगे तो वो अलग अपने तरीके से वो चेंज हो जाएगा, जो ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। impurity like slag and squeeze into the fibers and distributed throughout the metal, ठीक है। जो भी impurities हैं या फिर slag से किसी भी तरीके का है तो वो क्या हो जाएगा कि पूरे मेटेरियल में वो क्या हो जाएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। वो एक जगह लोकलाइज नहीं होगा, वो पूरा मेटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टफनेस, परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एंड द रेसिस्टेंट टू शॉक एंड द वाइब्रेशन आर इम्प्रूव ड्यू टू द रिफाइनमेंट ऑफ द ग्रेन, ठीक है। अब आप अगर हम बात करें इसे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो परसेंटेज एलोंगेशन है, रिडक्शन इन एरिया, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और जो डक्टिलिटी, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। बट यही जब हॉट वर्किंग प्रोसेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इसका, ये प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज हो जाती है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या मतलब कि इंक्रीज होगा क्या क्या प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी। तो पहला देखो यहाँ पे टफनेस दिया हुआ है, दूसरा परसेंटेज एलोंगेशन, तीसरा दे रखा है इसमें परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, रेसिस्टेंट टू शॉक, ठीक है, वाइब्रेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अब इसका जो डिसएडवांटेज है, तो ये क्या क्या डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टूल्स, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है इसका कि पहले आपको मटेरियल को हीट करना होगा, और जो टूल होंगे या फिर जो भी आप इक्विपमेंट आप यूज करेंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, मतलब कि वो एक्सपेंसिव वाले यूज होंगे, ठीक है, जो भी हॉट वर्किंग के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो। इट प्रोड्यूस द पुअर सरफेस फिनिश, ये आपको याद रखना है। जब हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या आपको बताया था, जो सरफेस फिनिश होगा वो क्या होगा आपका, इसमें कहीं होगा, चलो इसमें दिया नहीं है। कोल्ड वर्किंग एडवांटेज बेटर, हाँ देखो, बेटर एक्यूरेसी, और इसमें ना बेटर सरफेस फिनिश, ठीक है। इसमें सरफेस फिनिश कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में आपको अच्छा मिलेगा, बट अगर आप हॉट वर्किंग की हम बात करें तो ये पुअर सरफेस फिनिश की बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। ड्यू टू द रैपिड ऑक्सीडेशन एंड स्केल फॉर्मेशन ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। ये क्यों होता है पुअर सरफेस फिनिश, ये भी आप इसको जानना कि जो रैपिड ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो रैपिड ऑक्सीडेशन होता है उसका, स्केल फॉर्मेशन भी होगा, और उसके बाद कहाँ पे होगा, ये मेटल के सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है, जब हम ये हॉट वर्किंग प्रोसेस को करेंगे तो। ड्यू टू पुअर सरफेस फिनिश
द क्लोजर टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड। और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमें क्या मिला था, बेटर सरफेस फिनिश और आपको बेटर टॉलरेंस मिला था, ठीक है, जो भी टॉलरेंस था वो क्या था, हमें बेटर मिला था। बट इसमें क्या है कि क्लोज टॉलरेंस है वो हमें नहीं मिलेगा, ये हॉट वर्किंग प्रोसेस का डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे तो कुछ हॉट वर्किंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो कि किस किस तरीके के जो कुछ प्रोसेस हैं जो हॉट वर्किंग प्रोसेस हैं। एक यहाँ पे आपको देखो 8 प्रोसेस है जिनका मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है। पहला जो है हॉट रोलिंग, हॉट फॉर्जिंग, हॉट एक्सट्रूजन, हॉट ड्राइंग, हॉट स्पिनिंग, हॉट पैरसिंग एंड सीमलेस ट्यूबिंग, और इसके बाद से ट्यूब फॉर्मिंग एंड हॉट फॉर्मिंग एंड वेल्डेड पीसेस, ठीक है। तो ये आपके पूरे 8 ऐसे प्रोसेस हैं, ठीक है। मोर देन 8 होते हैं बट ये 8 क्या है कि इंपॉर्टेंट है और हम इसको पढ़ेंगे भी, इस वजह से मैंने 8 इंक्लूड किए हैं। तो ये 8 प्रोसेस है, किस में आते हैं, ये आपके हॉट वर्किंग प्रोसेस में आते हैं। ये सारे प्रोसेस जो भी लिखे हुए हैं ये सारे हॉट वर्किंग प्रोसेस में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं उसमें रोलिंग की बात करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, हम रोलिंग की बात करेंगे। रोलिंग में क्या है कि जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, ठीक है। जब उसको हम प्रेस करते हैं या फिर जो रोल के द्वारा जब वो पास होता है तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। आप इसको ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग प्रोसेस में जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 1 नंबर में या फिर जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं ये इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज द हाई प्रोडक्शन एंड द क्लोज टॉलरेंस, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे बहुत ही लार्ज प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और क्लोजल टॉलरेंस चाहिए होता है, वहाँ पे यह रोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है फ्रिक्शन बिटवीन द रोल्स एंड द मेटल सरफेस प्रोड्यूस द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब इसमें ये यहाँ भी आपको ये भी क्लियर कर दिया कि जो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जनरेट होता है। तो वो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेटल सरफेस और रोल्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से ये जनरेट होता है, ठीक है। हॉट वर्किंग अनलेस मेंशन कोल्ड वर्किंग, देखो ये दो तरह के जो रोलिंग का जो प्रोसेस होता है ये हॉट वर्किंग भी होता है और ये कोल्ड वर्किंग भी होता है। हॉट वर्क हम यहाँ पे देखो जनरली हम पढ़ेंगे कोल्ड वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, बट हॉट वर्किंग में क्या होता है कि जो भी आप देखोगे कि पाइप वगैरह जो होता है, ठीक है, जिस तरीके का होता है पाइप वगैरह के, जब हमें उसमें रोलिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं हॉट वर्किंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो मोटी मोटी अब जो रॉड होती हैं उनको भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हॉट रोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेटल वी अंडरगो द बाई एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाई एक्सियल कंप्रेशन होता है। जो मटेरियल होता है वो किसके द्वारा जाता है, बाई एक्सियल कंप्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हॉट रोलिंग में भी यहाँ पे कोल्ड रोलिंग भी होगा, चलो ठीक है। हॉट रोलिंग में क्या है, अगर हॉट रोलिंग की बात करेंगे तो इतना आपको याद रखना है कि ये कहाँ कब होगा, आपका कब नहीं, ये जो रिक्रिएशन टेम्परेचर होगा क्या होगा, एबव होगा, ठीक है। जो वर्क टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, रिक्रिएशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। सरफेस क्वालिटी और फाइन डायमेंशंस आर द एक्यूरेट, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, जो सरफेस क्वालिटी है उसके डायमेंशंस है वो क्या होगा, लेस एक्यूरेट होगा, ठीक है। जैसा कि हमने आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस में बताया था कि ये क्या है कि सरफेस फिनिश क्या होता है उसमें नहीं सही होता है, जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है, क्लोजल टॉलरेंस हमें मिलता है। तो यही चीज़ इसमें भी है कि आप बस लैंग्वेज चेंज है बट मटेरियल जो इसमें डाला गया वो सेम है, ठीक है। इससे जो पॉइंट कहने का मतलब है वो वही है कि आपको जो हॉट रोलिंग में क्या होगा कि सरफेस फिनिश आपको कम मिलेगा, ठीक है, जो बेटर नहीं मिलेगा, डायमेंशंस में एक्यूरेसी नहीं होगी, ये चीज़ें ये कहने का इसका मतलब है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, देखो ब्रेक डाउन ऑफ इनगोट इनटू द ब्लूम्स एंड बिलेट इज डन बाय द हॉट रोलिंग, ये जो है ना आपको ये देख लेना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है दिस इज फॉलोड बाय द फर्दर हॉट रोलिंग इनटू प्लेट सीट्स रोड बार पाइप रेल, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, हॉट रोलिंग का इस्तेमाल होता है। Hot rolling is terminated when the temperature falls above 50 डिग्री to 100 डिग्री सेंटीग्रेड above the recrystallization temperature। recrystallization temperature से अगर 50 से 100 डिग्री जब ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे ये क्या करता है कि फॉल कर जाता है या फिर फेल कर जाता है, ठीक है, टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब प्रोसेस हम नहीं करते हैं। जब ये टेम्परेचर यहाँ इससे जो recrystallization टेम्परेचर से इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, कितना बढ़ना चाहिए 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड रोलिंग, उसके बाद से रिंग रोलिंग, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोल्ड रोलिंग। कोल्ड रोलिंग में क्या ये आपका हो जाएगा रिक्रिएशन टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये इसके जो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स आर सीट्स, स्ट्रिप फॉइल, जो अपने एल्यूमिनियम फॉइल मार्केट में आप देखते हैं वो इसी से बनाते हैं, विद गुड सरफेस फिनिश। ठीक है, कोल्ड रोलिंग में क्या होता है, गुड सरफेस फिनिश हमें मिलेगा, बेटर टॉलरेंस भी मिलेगा। ठीक है, फिनिश एंड इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ विद द क्लोज प्रोडक्ट डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि क्लोज टॉलरेंस हमने आपको पहले ही बता दिया। परफॉर्म्ड ऑन द 4 हाई एंड क्लस्टर टाइप रोलिंग मिल ड्यू टू हाई फोर्स एंड द पावर। देखो कोल्ड रोलिंग में या फिर कोल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमें क्या होता है, हाई फोर्स और पावर की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी वही लिखी हुई है। अब इसको रिंग रोलिंग एक टाइप का होता है, ये भी रोलिंग का प्रोसेस है, रोलिंग में ही आता है रिंग रोलिंग। रिंग रोल्स आर यूज्ड फॉर ट्यूब रोलिंग एंड रिंग रोलिंग। ठीक है, as the rolls squeeze and the rotate, the wall thickness is reduced and the diameter of ring increases। आपको ये याद रखना है कि जो रिंग रोलिंग में जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ठीक है, कि रिंग रोलिंग में जो सिंपल सा क्वेश्चन था कि डायमीटर बढ़ता है या घटता है, या फिर उसका मतलब क्या, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो चेंज होती है। ठीक है, ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक से मुझे याद नहीं है, बट आपको याद रखना है कि इसमें क्या डायमीटर जो रिंग का होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो वॉल की थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं आपको याद रखना, ये गेट में क्वेश्चंस में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेप्ड रोल्स कैन यूज टू प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल्स। ठीक है, कई जैसे कि जब आप रिंग रोलिंग करेंगे तो उसमें कई कई तरह के, जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप्स के, अगर आपको क्रॉस सेक्शन की प्रोफाइल चाहिए होगी तो डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट हो करके हम जो भी रोलिंग का है, जो रिंग रोलिंग होता है, रिंग रोल होते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट करके हम डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शन की प्रोफाइल हम बना सकते हैं। रिंग रोल्स आर मेड ऑफ द स्फेरिफाइड ग्रेफाइट बैनाइट एंड पैरेलाइट मैट्रिक्स और एलॉय कास्ट स्टील बेस। ठीक है, ये मटेरियल लिखे हुए हैं कि जो रिंग रोल्स होते हैं किस मटेरियल से बने होते हैं, तो ये एनफ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसा ना हो कि जब हाई प्रेशर पे वो क्या करें, ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड कराने के लिए हमें ग्रेफाइट वगैरह, बैनाइट, पैरेलाइट या फिर इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो हम बात करते हैं रोलिंग का। ठीक है, तो रोलिंग में आपको सिंपल सा हमें क्या करना होगा, एक हम सीट लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की सीट पे हम सारा ये प्रोसेस होगा, और इस सीट का जो इनिशियल देखो लेंथ दे रखा है। ठीक है, लेंथ जो एल ओ है, ये ना हो के एल ओ ऐसे कर लेना, ये इनिशियल है। ठीक है, ये हाइट इसका है और ये इसका विड्थ है। तो हम रोलिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है, रोलिंग प्रोसेस में हमें जो इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ तो इसका जो होगा होगा ही, जो ये विड्थ है, हमें ये विड्थ क्या होना कि ये अनचेंज होना चाहिए, और ये जो इसका आप थिकनेस देख रहे हो मेटल का, जो एच ओ लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे। हमें बस इसी का रिडक्शन करना होता है रोलिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हमें, इसके फॉर्मूले बारे में भी आप देखेंगे, सारे फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले इसमें आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम क्या करें, वन बाय वन कर देख लेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट रेफर टू द रिडक्शन इन थिकनेस। जो जो थिकनेस में रिडक्शन होता है, जो थिकनेस में रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं ड्राफ्ट कहते हैं। और ये ड्राफ्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल जो थिकनेस है उसमें से अगर हम फाइनल थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करें तो जो मिलता है वो हमें क्या होता है, वही होता है ड्राफ्ट थिकनेस। ठीक है, रिडक्शन रिडक्शन इज द रेशियो ऑफ थिकनेस रिडक्शन। ठीक है, आर इसमें बता के रिडक्शन रेशियो क्या होगा। तब इसमें देखो रिडक्शन रेशियो को, जो रिडक्शन रेशियो है वो क्या होता है, इसको अगर हम आर से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत करना, रिडक्शन रेशियो को हमने आर से किया, बट इसका जो डायमीटर भी हम कैपिटल आर से लेंगे, वहाँ पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये डायमीटर ना होकर ये रिडक्शन है, रिडक्शन रेशियो है। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे लिख देते हैं। रिडक्शन रेशियो क्या है कि पहले तो यहाँ पे आपको लिखो ड्राफ्ट लिखोगे, जिसको हम क्या है डेल्टा एच से करते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस। ठीक है, तो ये होगा रिडक्शन रेशियो, और डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं कि एच ओ इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन रेशियो। ठीक है, रेशियो इन थिकनेस, या फिर जो भी आप इसको बोलो, रिडक्शन रेशियो हम इसको बोल सकते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि जो वॉल्यूम होता है, मेटेरियल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा कि बिटवीन द प्रोसेस वो क्या होगा कि आपका कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। मतलब कि बिफोर रोलिंग जो वॉल्यूम होगा मेटल का, रोलिंग से पहले और रोलिंग के बाद ये वॉल्यूम अनचेंज होगा। हमें बस ये चीज़, ये जो थ्योरी है या फिर ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये हमें अप्लाई करना होता है इस प्रोसेस के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो थिकनेस है, सॉरी थिकनेस, जो विड्थ है उसे हमें चेंज नहीं करना होता। तो एक सिंपल सा इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और एक हमें रेशियो मिलता है, उसको भी यार हम आपको बताते हैं, एच ओ एल ओ इक्वल टू एच एफ एल एफ। ठीक है, तो एक बार हम आपको इसके बारे में बताएंगे, आगे चल के इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, अभी इसके लिए यहाँ पे रहने देते हैं। सिंपल सा जो कुछ भी यूज किया गया, जैसे आर है ये आपका रोल रेडियस है, एल कॉन्टैक्ट लेंथ है, और एल पी जी आपका प्रोजेक्टेड आर्क लेंथ है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे अगर हम कॉन्टैक्ट लेंथ की बात करें, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंथ, अब यहाँ पे देखो आप ये जो आप देख रहे हो आर्क लेंथ, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट आर्क लेंथ। और ये जो आप लेंथ देख रहे हो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टेड आर्क लेंथ, ठीक है, जिसको हम एल पी से डिनोट किया है, मतलब कि प्रोजेक्टेड आर्क लेंथ को एल पी से डिनोट किया है। एच एफ क्या, फाइनल स्ट्रिप की फाइनल थिकनेस है। और वी आर ऐसे आप कहीं ऐसे कहीं क्या हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि वी आर यहाँ पे कहीं होगा, चलो यहाँ पे वी एफ है, वी ओ है, वी आर यहाँ पे दिया ये रहा, ठीक है। तो वी आर क्या है आपका, कि वेलोसिटी ऑफ रोल है। वी एफ क्या है, कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप एट रोल एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे एन है आपका, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे एन क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट होगा। एच जो है आपका फाइनल थिकनेस है। और अल्फा क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइट ऑफ एंगल बाइट, ठीक है, या फिर बाइट एंगल हम इसको बोलते हैं। और वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप एट इंट्रेंस टू द रोल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप इसको देख लेना, ये सारे बस नोमेनक्लेचर हैं, इस चीज़ों को हम क्या करेंगे आगे चल के फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखने वाले कि फॉरवर्ड स्लिप के बारे में, कि फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है। फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है, द फॉरवर्ड स्लिप इज डिफाइन एज द डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन द स्ट्रिप एट एग्जिट एंड द रोल डिवाइडेड बाय द रोल वेलोसिटी, ये होती है फॉरवर्ड स्लिप, ठीक है। फॉर्मूला देख लेना। अब देखो प्रोजेक्टेड लेंथ कितना होता है, प्रोजेक्टेड लेंथ ये सारे फॉर्मूले हैं, और जब हम इसके बारे में जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। अभी क्या करेंगे कि हम इसका सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी का देखो कैसे वेरिएशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है आपका, जैसे ही रोल ये रोल का वेलोसिटी नहीं है, जो वी ओ है ये आपका प्लेट की वेलोसिटी है, या फिर आप इसको जो भी प्लेट हम वर्क पीस है उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। और वी एफ क्या है आपका, ये फाइनल वेलोसिटी। और वी आर क्या है आपका, यहाँ पे रोलिंग वेलोसिटी है, ठीक है। तो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, जो वी एफ होता है ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और ये हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा इनिशियल, और जो आफ्टर रोलिंग जो वॉल्यूम हो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। इसी चीज़ को हमें क्या करना होता है, मैच कराना होता है। और इससे हम क्या, एक रिलेशन हमें मिलता है, जो वी एफ होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, किससे होगा, रोलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। और रोलिंग वेलोसिटी किससे ज़्यादा होगा, जो आपका मटेरियल का जो इनलेट वेलोसिटी है, ठीक है, इनलेट मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे क्या होता ज़्यादा हो जाती है। ये एक रिलेशन होता है। और ये रिलेशन इसको जो वॉल्यूम आफ्टर द रोलिंग और बिफोर द रोलिंग वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपको इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, इसको मेमोराइज कर लेना है। और ये जो डायग्राम अगर आप ये डायग्राम आप दिमाग में सेट कर लेते हो तो आपको ये रिलेशन याद करने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोलिंग डिफेक्ट का। फिगर आप देख रहे हैं, नाम भी लिखा हुआ है कि वेब एज, ठीक है, जिपर क्रैक, इतना बस आपको नाम याद रख लो किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस में 3 आपके डिफेक्ट किसी और तरीके के दिए रहेंगे जो रोलिंग में नहीं होते हैं, और एक आपका दिया रहेगा रोलिंग का डिफेक्ट। और उसमें फाइंड करना होगा, वो पूछेगा कि इसमें से कौन सा रोलिंग का डिफेक्ट है, ठीक है। तो नाम याद कर लेना है कि वेब एज होता है, कैसे होता है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जिपर क्रैक, ठीक है, बीच में यहाँ पे क्रैक आ गए हैं। एज डिफेक्ट ड्यू टू द हाईवे रिडक्शन, ठीक है, एज डिफेक्ट मतलब इस तरीके का जो ये आया हुआ है ये हमें नहीं चाहिए होता, ये क्या होता है, ये डिफेक्ट है, ठीक है, ये डिफेक्ट है। जैसे कि जब रिडक्शन आप बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो ये जो आगे वाली जो प्लेट है ये इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ निकल जाती है, इस ये को हम क्या बोलते हैं, एज डिफेक्ट ड्यू टू हैवी रिडक्शन। सेंटर क्रैक, जब रोलर का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से सेंटर क्रैक होता है। और एज क्रैक भी, जब साइड में रोलर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाए आपको यहाँ पे 5 तरह के डिफेक्ट दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पास नीडेड। देखो नंबर ऑफ पास नीडेड का क्या मतलब है कि हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हम जैसे ड्राइंग की बात करें या फिर इसमें रोलिंग की अगर हम बात करें तो एक डिफरेंट टाइप्स की थिकनेस होगी, ठीक है। जो इनिशियल थिकनेस होगी उसे हमें कम करना होगा, ठीक है, उससे थिकनेस को क्या करना है, हमें कम करना है। तो कितना नंबर ऑफ पास चाहिए होगा या फिर कितने रोलर से हमें पास करना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ पास नीडेड। तो कितने पास चाहिए होते ये आपको देखना है। तो अगर देखो ये गेट में पूछा हुआ है, ठीक है, अब एक बार नहीं ये कई बार ये पूछा हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें देखो डेल्टा एच रिक्वायर्ड आपको दिया रहेगा कितना होगा, डेल्टा एच मैक्सिमम, ये आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना होगा। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लो तो वो जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पास नीडेड होगा, ठीक है। ये गेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो हम आपको कराने वाले हैं। एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है कि ये एग्जाम में पूछा हुआ तो नहीं है बट फिर भी मैंने आपके एडिशनल नॉलेज के लिए डाल दिया कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो
जैसे कि एग्जाम में पूछ भी सकता है कि रोलिंग लोड, और आपको अगर पूछ दे कि जो रिडक्शन होता है उसमें किस तरीके का ग्राफ बनता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मैंने आपको जो मेटेरियल साइंस में बताया था कि ग्राफ के बारे में पूछता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको ग्राफ के बारे में पूछा तो आप इसको ध्यान में रखना, इस तरीके का रोलिंग लोड और उसके बाद से जो डेल्टा एच है या फिर जो ड्राफ्ट के बीच में अगर वो पूछता है तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शन हिल के बारे में। फ्रिक्शन हिल देखो कुछ खास नहीं है। फ्रिक्शन हिल क्या, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे जो आप ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ये क्या क्या न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में प्रेशर है और इधर है आपका ये अल्फा अल्फा या फिर फाइव, जो भी आपने बाइट एंगल ले रखा है वो इस इधर होता है, ठीक। समथिंग किसी बुक में आपको ये कॉन्टैक्ट लेंथ भी दिया रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे इस साइड है, इंट्रेंस है और ये एग्जिट है, मतलब कि मटेरियल इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। मटेरियल इधर से इधर मूव कर रहा है और ये आप ग्राफ इससे देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट पे फाइंड होता है। तो कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से ये ग्राफ याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा है बट ये पूछ सकता है, और ये एक बार IAS में आया हुआ है, ठीक है। AS में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस वजह से मैंने आपको इसके बारे में अवेयर करा दिया। नेक्स्ट थोड़े से फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले हैं एक बार हम सारे फॉर्मूलों को देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो वन बाय वन करके सारे फॉर्मूला देखेंगे। अगर हम बात करें कि मिनिमम पॉसिबल थिकनेस के लिए, ठीक है, किसकी बात करें अगर हम, मिनिमम पॉसिबल थिकनेस, ये कितना होता है, ये होता है आपका इनिशियल थिकनेस माइनस HF मिनिमम फाइनल थिकनेस। आप सबसे मिनिमम फाइनल थिकनेस कितना फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है, आर क्या आपका रोलर का रेडियस है, ठीक है। आर क्या है, रोलर का रेडियस है। तो ये हो गया मिनिमम पॉसिबल थिकनेस। दूसरा जो फॉर्मूला है मैक्सिमम ड्राफ्ट पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट कितना हो जाएगा, डेल्टा एच मैक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, ठीक है। ये सिंपल सा दोनों फॉर्मूले ये मैच कर रहे हैं, बट आपको इनके मीनिंग समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल थिकनेस है, यहाँ पे इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। फाइनल थिकनेस मिनिमम कितना फाइंड कर सकते हैं ये है, और जब इसका जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो जो आपको रिडक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वही मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसे मान लेते हैं कोई एक थिकनेस का, कोई भी एक थिकनेस है, जैसे ये थिकनेस हमने ले लिया इसको, अगर हमने इसको ले लिया चलो 10 सेंटीमीटर का है, और हमें जो फाइनल हमें मिनिमम अगर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम रिडक्शन करें तो हम इसको मान लेते हैं हम ये कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर तक हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इससे हम कम अगर रिड्यूस करते हैं तो क्रैक्स वगैरह इसमें जनरेट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें मैक्सिमम ड्राफ्ट कितना हुआ, तो सिंपल से आप क्या करोगे, ये जो इनिशियल आपको थिकनेस आप देख रहे हैं इसमें से आप क्या करेंगे, 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको जो मैक्सिमम ड्राफ्ट होगा वो आप उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का है, सिंपल सा है कि आपको क्या करना है कि जो मैक्सिमम ड्राफ्ट पॉसिबल होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और मिनिमम पॉसिबल थिकनेस भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर आपको म्यू स्क्वायर आर या फिर रोल का रेडियस दे रखा है, म्यू स्क्वायर जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, और उसके बाद इनिशियल थिकनेस दे रखा है, तो अगर वो पूछे कि मिनिमम पॉसिबल जो थिकनेस होगी वो कितना होगा आफ्टर द रोलिंग, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरली आपको बहुत ही कम किसी बुक वगैरह में मिलेगा। मैक्सिमम ड्राफ्ट पॉसिबल ये आप इसको तो आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन फॉर द सेल्फ एंट्री। जैसे कि हम एक बार अगर हम किसी भी सीट को रोलर में एंड करते हैं तो आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मतलब वो जाने लगता है, हमें फिर उसमें एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो कंडीशन होती है वो कंडीशन के बारे में हम जरा देख लेते हैं। कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री, ठीक है। ये होता है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है। क्या होता है, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन अल्फा। अल्फा क्या है आपका, बाइट एंगल है। अल्फा क्या है, बाइट एंगल है। अब बात करके टेन अल्फा हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो टेन अल्फा मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका म्यू होता है, और ये म्यू कितना होता है आपका डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और आर क्या है, रोलर का रेडियस है, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा एच। देखो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपको बताया जा चुका है कि इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस। इसको हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ रोलर का रेडियस ही दे रखा है और बाइट एंगल दे रखा है तो भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये करेंगे आपको 2 इन ब्रैकेट आर माइनस आर कॉस अल्फा, ठीक है। या फिर अगर रेडियस ना दे करके डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर के फॉर्म में भी आपको याद कर लेना है 1 माइनस कॉस अल्फा। सिंपल से आपको आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपको 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, रोलर का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा सा जो भी इसमें रोल सेपरेटिंग फोर्स या फिर क्या पावर की रिक्वायरमेंट होती है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कितने पॉइंट तक हो गए? 3 पॉइंट तक हो गया। और आप देखना यहाँ पे चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथे पॉइंट रोल सेपरेटिंग फोर्स की अगर हम बात करें, रोल सेपरेटिंग फोर्स ये कितना होता है? ये होता है आपका F इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू एल पी प्रोजेक्टेड आर्क लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये क्या होता है? विड्थ, विड्थ होता है। और ये जो आप टर्म देख रहे हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। अगर ये आपको सिर्फ एग्जाम में प्रोजेक्टेड एरिया लिख के दे दिया, ठीक है, और आपसे सेपरेटिंग फोर्स पूछे, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एल पी इंटू बी, बी क्या? विड्थ है, जो भी आप प्लेट अभी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो भी अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो उसका विड्थ है वो बी है। और उसमें अगर हम प्रोजेक्टेड लेंथ, जो आर्क प्रोजेक्टेड लेंथ का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज नहीं रहना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो भी इसका आर्म लेंथ या फिर पावर वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा रोलर है। ठीक है, ये इस तरीके से रोलर है। और ये क्या है? इनिशियल एक कोई सीट है जिसे हमें क्या करना है कि रोल आउट करना है। और ये है इसका फाइनल थिकनेस। ठीक है, ये क्या है? फाइनल थिकनेस, जिसको हम क्या लिखते हैं? एच एफ। और इसको हमने लिखा है एच ओ। ठीक है, ये हो गया, ये रोलर है। चलो ठीक। अब देखो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आर्म लेंथ बोलते हैं। आर्म लेंथ मतलब जो जो फोर्स होता है, जो रोलर का जो फोर्स होता है, वो क्या होगा? ऊपर की डायरेक्शन में जो उसका रिएक्शन एक्ट करता है, तो वो हम मान लेते हैं किसी भी एक जो जिस पॉइंट पे वो एक्ट करता है। आप थोड़ा कहने का मतलब समझना, इस पॉइंट पे मानते हैं एक्ट करता है, तो आप क्या करोगे? इसको और इसका जो रोलर का सेंटर है, इसको रेडियस मान करके आप एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और सेम इसी या इस वाले रोलर पे भी यही चीज़ होगा। ठीक है, तो यही होता है आपका, क्या होता है? आर्म लेंथ होता है। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको ब्लैक ले लेते हैं। तो ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये होती है आपकी आर्म लेंथ होती है। क्या होती है? ये होती है आपकी आर्म लेंथ होती है। और इसको स्मॉल से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ये क्या होती है? आर्म लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोर्स हो जाएगा जो यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होती है, क्या होती है? आर्म लेंथ होती है। अब देखो आर्म लेंथ को हम फाइंड कैसे करेंगे? आर्म लेंथ को फाइंड करने के लिए ना सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है, और हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग दोनों के लिए। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? ए इन एम एम। ठीक है, आर्म लेंथ हम इसको ए लेंगे, ए, और ये क्या होगा? मिलीमीटर में होगा, सॉरी, यहाँ किस में होगा? मिलीमीटर में होगा। अगर हम बात करें कि हॉट रोलिंग के लिए, तो हॉट रोलिंग के लिए होता है ये 0.5 इंटू प्रोजेक्टेड लेंथ। ये किसके लिए होता है? हॉट रोलिंग के लिए, ये हॉट रोलिंग के लिए। और उसके बाद 0.45 इंटू एल पी, ये होता है आपका कोल्ड रोलिंग के लिए। ये किसके लिए होता है? कोल्ड रोलिंग के लिए होता है। सिंपल से आपको ये चीज़ थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, हॉट रोलिंग के लिए क्या होता है और कोल्ड रोलिंग के लिए क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टॉर्क के जो रोलर पे कितना टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। टॉर्क पर रोलर ये हो जाएगा आपका टी इक्वल टू एफ रोल सेपरेटिंग फोर्स इंटू आर्म लेंथ इंटू डिवाइडेड बाई 1000, और ये आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो ये आपका मिलीमीटर में होगा। ठीक है, अगर आपने इसको मीटर में ले रखा है तो आपको 1000 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एम में ले रखे हैं आर्म लेंथ को, तो आपको 1000 से डिवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा आपका न्यूटन मीटर में। अगर हम टोटल पावर की बात करें, ठीक, टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर फॉर टू रोलर, ठीक है, दोनों रोलर में अगर हम पावर की बात करें तो ये होगा P इक्वल टू 2 इंटू टी टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा? आपका जो रोलर है उसका क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, टाउ सॉरी ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका पावर, और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस गेट में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मे बी कि सारे फॉर्मूले वगैरह जो कुछ भी थे इंपॉर्टेंट, मैंने सारे आपको बता दिए। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कुछ छूट गया तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और हम उसको क्या करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, या फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ हम आपको क्या करेंगे कि वहाँ पे रिवाइज करवा देंगे। और सारे फॉर्मूले हैं, एक बार आप खोलो तो हम फिर से हम करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। और मैं भी साथ क्वेश्चंस या फिर फोर्जिंग वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर लें।